बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बहुत अच्छे से होंगे। और आज आपको एक नई क्लास की तरफ ले चलते हैं और उस क्लास का नाम है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड फैक्टर इफेक्ट इट। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल इक्विलिब्रियम को चेंज करते हैं। तो आमतौर पे बच्चे कहते हैं कि सर ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज सिखाएंगे आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम भी क्या होता है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को चेंज करते हैं ये भी सिखाएंगे। और मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग एक लेक्चर की तरफ हम जा रहे हैं। और इस लेक्चर को सुनने से पहले आपने यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहता हूं सब्सक्राइब तो करिए, पिछली वीडियो भी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इक्विलिब्रियम होता क्या। आज तक आपने इक्विलिब्रियम नहीं सीखा, अब आप पहली बार इक्विलिब्रियम आप सीख रहे हैं और खुशी होगी अब आप इन वीडियोस को देखेंगे। वेरी गुड बेटा, आपने सही किया, अच्छा किया आपने सब्सक्राइब कर दिया और सब्सक्रिप्शन आपका जो बढ़ गया और मुझे अच्छा भी लगा जब आपने सब्सक्राइब किया भी। ओके, थैंक यू बेटा। फिजिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? मैंने फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब बेटा ये है कि ये लिक्विड है, इट इज कन्वर्टेड टू वेपर। ओके, यहां एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है। यहां जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो बस उसी इक्विलिब्रियम को आप फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी तरीके से दिस इज सॉलिड और ये गैस। यहां एक इक्विलिब्रियम बनेगा जो सॉलिड के बीच में और गैस के बीच में, इसको भी आप फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इवन मैं तो कहता हूं कि सी ग्रेफाइट, सी डायमंड, यहां भी जो इक्विलिब्रियम है दिस इज नोन एज फिजिकल। यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है फेज ट्रांजिशन। ठीक है, यहां भी एक फेज एक तरीके से चेंज हो रही है और यहां भी फेज चेंज हो रही है और इस समय जो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है उसे फिजिकल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जहां हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम प्रभावित होता है और कैसे उससे हम चीजों को समझते हैं? चलिए अगला स्टेप। किसी लिक्विड के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या प्रेशर है उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि यदि पानी एक एवरेस्ट के ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट और आप रुड़की के अंदर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, क्या सेम होगा? तो बच्चों का आंसर जो भी है, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। मैं उन सब बच्चों को जो गलत बोल रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि नहीं भैया, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। और जो आपका रुड़की के अंदर, हाँ बेटा, रुड़की के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है और एवरेस्ट के ऊपर ये लेस देन 373 होगा। अब कभी आप जानने की तो कोशिश करो भाई, ऐसा क्यों, एवरेस्ट के ऊपर कम क्यों है और रुड़की में ज्यादा क्यों है। चलिए उसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे और मुझे लग रहा है लेक्चर बहुत बड़ी मजा आ रहा है आपको और सीखिए इसको। चलिए, तो यदि बेटा यहां मैं वी लिक्विड की बात करूं और वी वेपर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वी लिक्विड इज लेस देन वी वेपर। ओके, वी लिक्विड जो है वो वी वेपर से कम होगा और यदि वी लिक्विड वी वेपर से कम है तो आप यहां प्रेशर को यदि आपने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बेटा उस साइड में जाती है जिधर गैसियस कंपोनेंट कम हो। अब इधर तो गैसियस कंपोनेंट है ही नहीं, गैसियस कंपोनेंट तो इधर है, तो प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड हो गई, यानी कि लिक्विड की अमाउंट बढ़ने लगी। दैट इज अमाउंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको इस लिक्विड को वेपराइज करना मुश्किल है। दैट इज डिफिकल्ट टू वेपराइज। यानी कि इसका मतलब तो सीधा सीधा इशारों में बातें चल रही ना, बातें इशारों में हो रही हैं। क्या इशारों में ये हो रहा है कि भाई लिक्विड की अमाउंट बढ़ रही है, मेरा कहने का मतलब रिएक्शन बैकवर्ड है, यानी कि आप उसको वेपराइज नहीं कर पा रहे। और वेपराइज नहीं कर पा रहे तो निश्चित सी बात है बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, क्योंकि अब आपको वेपराइज करने के लिए और हीट देनी पड़ेगी।
आप कहेंगे भैया तो ये वेपराइज होना पड़ेगा, यदि होना पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन ऊपर। तो इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा, अब बेटा होता क्या है कि ये रुड़की है और ये एवरेस्ट है, यहां P मोर, एयर प्रेशर मोर, और यहां एयर प्रेशर लेस। तो प्रेशर को कम करने से, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, फॉरवर्ड हो गई तो लिक्विड वेपर की तरफ अपने आप ही भाग रहा है। तो जब वो अपने आप भाग रहा है तो आपको हीट करने की जरूरत क्या है, वो तो उसी टेम्परेचर पे वेपराइज हो जा रहा है। तो इसका मतलब है यहां बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसीलिए बेटा आपको हम बताते हैं कि पहाड़ों पर जब आप सब्जियां पकाते हो तो कच्ची रह जाती, क्यों? क्योंकि पानी वहां कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। तो इसलिए पहाड़ों पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और सरफेस पर, जमीन पर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां एयर प्रेशर ज्यादा होता है। ओके, चलिए आपको मजा आया, नेक्स्ट चीज और सीखते हैं। हम बात बोल रहे हैं आइस का, आइस और वाटर, ये इक्विलिब्रियम है, ये बेटा नंबर 2। और अब बेटा मैं बात कर रहा हूं क्या बेटा, इफेक्ट, टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का इफेक्ट। ठीक है, आइस वाटर, मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं वी आइस और वी वाटर, यही होगा। ठीक है बेटे, एक बात थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, हमेशा बेटा वो बॉडी ज्यादा प्रभावित होती है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं सर वॉल्यूम ज्यादा, इससे क्या मतलब, मैं और तरीके से बताऊं, वो बॉडी ज्यादा प्रभावित होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है। अब जिसकी डेंसिटी यानी कि प्रेशर को, अब बेटा यहां कोई गैस तो है नहीं कि मैं गैसेस के बेसिस बात करूं, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज यदि आपने किया तो जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा वो बॉडी ज्यादा प्रभावित होगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है उसका। तो प्रेशर को इंक्रीज करने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर वॉल्यूम कम होता है। मतलब यह हुआ कि जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, ये इफेक्ट आइस के ऊपर पड़ा ज्यादा। मतलब प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच साइड वॉल्यूम इज लेस। ओके, तो इसका मतलब है प्रेशर को यदि मैं यहां इंक्रीज कर देता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, और यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी। और यदि बेटा हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, इफ प्रेशर डिक्रीज कर दें, तो प्रेशर को डिक्रीज करने से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, अमाउंट ऑफ आइस इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। तो अब उसको मेल्ट होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तुमने अभी, एक मिनट, आप जरा एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल सेंस में सोचिएगा, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ती है, वो 6-6 महीने मेल्ट नहीं होती। प्लेन में वही बर्फ पड़ जाए तो 10 मिनट के अंदर वो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि पहाड़ पर प्रेशर कम है। जब प्रेशर कम है तो वहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब कुछ तो ऑलरेडी वहां टेम्परेचर कम हो चुका, पहले ही कम हो चुका है, और टेम्परेचर उसको और ज्यादा चाहिए, तो वो बर्फ मेल्ट नहीं हो पाती। और जब वो मेल्ट नहीं होती तो पहाड़ ग्लेशियर बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो साफ है कि भैया इस केस में प्रेशर को यदि आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर को यदि आपने इंक्रीज कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, प्रेशर डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट
ऑफ आइस इंक्रीज। तो सीधी बात है, हम बात कर रहे हैं आइस की, सॉलिड की बात बाकी, लेकिन बेटा बाकी में और इसमें फर्क है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। मैं एक चीज और बता दूं, हाँ बेटा, वी आइस वी वाटर से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी आइस की कम होती है डेंसिटी वाटर से। आमतौर पे सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन आइस की डेंसिटी कम होती है। तो आपने, अच्छा अब बच्चे कहते हैं चलो छोड़ो आइस का एग्जांपल छोड़ दो सर, आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। चलिए, है सॉलिड, ये है लिक्विड, लिक्विड, तो यहां V सॉलिड लेस देन V लिक्विड। क्यों? क्योंकि V डेंसिटी सॉलिड जो है वो ज्यादा होती है डेंसिटी लिक्विड से। ओके, ये हमेशा ऐसा, सिर्फ बर्फ वाला केस एक्सेप्शन है। इसलिए आईटी के अंदर बेटा जब ये क्वेश्चन आया था तो वहां क्वेश्चन का आंसर जानते क्या टिक करना था? वहां क्वेश्चन ये था कि प्रेशर के बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का बढ़ता है घटता है, तो उसका आंसर ना बढ़ना है और ना ही घटना। वहां आंसर था मे बी डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, कि वो आइस है या दूसरा कंपोनेंट है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपने अच्छे से सुना और आपको मजा भी आया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अब यहां पर यदि आपको कहा जाए तो भैया आइस के केस में तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे लिखा, लेकिन मैं आपको अब बताना चाहता हूं दूसरे केसेस में। यहां पर इस केसेस में यहां प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट। ये 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या है। जब तक आप पॉज करें तब तक मैं इसका आंसर लिखता हूं। यदि प्रेशर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, प्रेशर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात, और जबकि यहां ये दोनों बातें हमने क्या लिखी बेटा कि जब प्रेशर ज्यादा है तो मेल्टिंग, ये आइस के लिए, सिर्फ आइस के लिए, और बाकी सभी सॉलिड इस पे चलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। चलिए अगले पार्ट पे, अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा अब हम आपको एक नए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। आनंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आनंद एक अवस्था का नाम है जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक में आप जो सीखेंगे शायद आपने अपनी किताबों में उतना अच्छे से समझ में, लिखा तो वही है जो किताबों में, मैं भी वही पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम जरा उसको और अच्छे से करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको खुशी हो रही होगी अरे कि आपने ये वीडियो ऑन कर ली होगी। और सबसे बड़ी बात है मेरे बिना कहीं आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बेटा हमारे पास ये एक लिक्विड है, ओके, ये एक गैस है, ओके, और यहां एक सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस ए लिक्विड प्लस गैस गिव सॉल्यूशन, ओके, सबको समझ में आ रहा है? लिक्विड प्लस गैस गिव्स सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसका V3, तो भैया ये बात तो समझ में आती है कि V1 प्लस V2 बड़ा होगा V3 से। बिल्कुल सही बात है। और प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर गैसियस मोल कम हो। सीधी सी बात है, मत ये वॉल्यूम वाली बात जोड़ो। तो प्रेशर को यदि इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो इसका मतलब सॉल्यूशन ज्यादा बन रहा है, और सॉल्यूशन ज्यादा बन रहा है तो सॉल्युबिलिटी हो रही, तो इसका मतलब तो ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज, और यदि प्रेशर डिक्रीज तो ये डिक्रीज, ओके। बल्कि मैं आपको यहां बता सकता हूं कि किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनेट होती है। दिस इज नोन एज हेनरी लॉ, और इसको आप हेनरी लॉ भी बोलते हैं। चलिए पढ़ाऊंगा हेनरी लॉ, ठीक है। बल्कि मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो शायद वहां आपको मिलेगा टॉपिक, बहुत डिटेल करके पढ़ा देंगे। फिलहाल अभी मैंने उसका जिक्र करके छोड़ दिया है। तो अब मुझे बताइएगा कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो बेटा सॉफ्ट ड्रिंक जब आप पीते हैं तो आपकी एक
तमन्ना रहती है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक आप पिए उसमें CO2 की मात्रा अधिक हो, क्योंकि यदि CO2 उसमें अधिक नहीं होगी तो आपको वो स्वाद वैसा ही लगेगा जैसे घर में बैठ के आप शरबत पी रहे हो। तो बेटा इसके अंदर CO2 ज्यादा, और इसके लिए CO2 यदि ज्यादा तो आप कंपनी को एडवाइज करेंगे भैया CO2 ज्यादा होनी चाहिए, और CO2 कंपनी कहेगी ज्यादा के लिए मुझे यहां ज्यादा प्रेशर पर CO2 यहां फिल करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही आप बोतल खोलते हैं, ओपनिंग करते हैं, प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, गैस उसमें से निकलनी शुरू होती है, थोड़ी देर के बाद सारी गैस उससे निकल, क्यों? क्योंकि अब सॉल्युबिलिटी घट चुकी है, क्योंकि प्रेशर आपने घटा दिया है। ओके, थैंक यू बेटा, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ओके, अब बेटा हमारे पास ये है गैस, ये है लिक्विड जिसे आप सॉल्वेंट बोल देते हैं, और ये आपके पास सॉल्यूशन। ओके, ये है गैस प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं कि टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे यहां तो क्या होगा भैया? टेम्परेचर यदि आपने इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी यदि गैस की इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है मोर टेंडेंसी टू एस्केप गैस फ्रॉम सॉल्यूशन, रिजल्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ओके, टेम्परेचर आपने कभी महसूस किया कि आप घर में कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो ठंडी करके पीते हो? भाई गर्मियों में आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके पिए, जायज बात है। गर्मियों में यदि आप कोल्ड ड्रिंक को पिए ठंडा करके तो जायज बात है, लेकिन आप तो सर्दियों में भी उसे ठंडा ही पीते हैं। सर्दियों में मैंने कभी नहीं देखा कि लोग ओवन में रखें और उसे पिए। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो गया, गर्म कर दिया हमने उसको, तो जैसे ही आप उसे खोलोगे एकदम से गैस सारी बाहर निकल जाएगी, आप गर्म पानी पिएंगे, गर्म शरबत पी रहे होंगे, जिसकी कोई सेंस नहीं है। इसलिए बेटा टेम्परेचर यानी कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मैं ऐसे लिख देता हूं, solubility of gas is inversely proportional to temperature। टेम्परेचर कम करो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा करो सॉल्युबिलिटी कम। ओके, तो ये बात भी आपको मेरी समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छा भी आप फील कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। चलिए बेटा, कभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल सेंस, इसकी प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। कभी आपने महसूस किया कि हलवाई जब होता है, जब वो चीनी को पानी में घोलना चाहता है, ज्यादा घोलना चाहता है तो हीट करता है, और वही पेंटर जब आपके घर में व्हाइट वॉश करता है तो चूने को पानी में जब वो डालता है तो कोशिश करता है टेम्परेचर कम हो जाए। और इसीलिए बेटा जब पेंटर जो होता है, पहले आज से यदि 10, 20, 30, 40, 50 साल पहले की बात हम करें तो गांव के अंदर, शहर के अंदर जो पेंटर होते थे, घरों में व्हाइट वॉश हुआ करती थी, चूना हुआ करता था उस समय, तो चूना पानी में तब ज्यादा सॉल्युबल होता है जब टेम्परेचर कम होता है। इसलिए सर्दियों के आसपास ही लोग अपने घरों में व्हाइट वॉश कराते थे। तो यदि सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के टाइम पे लोग व्हाइट वॉश कराते थे तो उसके पीछे का कारण यह था कि चूना उस समय पानी ज्यादा सॉल्युबल हो जाता था, चूने की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती थी, दीवारों पर इंप्रेशन अच्छे आते थे। इसके पीछे क्या कारण है? ओके, अब ये चीजें समझेंगे। तो यानी कि मुझे आज यही सिखाना है कि टेम्परेचर का हमारे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आप सीखने के लिए बहुत आतुर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, चलिए बेटा, सबसे पहले बेटा मैं आपको दो रिएक्शंस की बात करूंगा। चलिए, एक सॉलिड प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन, सॉलिड प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन। यहां डेल्टा H नेगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक, यहां डेल्टा H पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। मैं आपको यहां दो बातें आपके सामने है कि सॉलिड्स एक्जोथर्मिक, दिस इज एक्नोथर्मिक। इसका कोई एग्जांपल? इसका एग्जांपल है
CaO, H2SO4 एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल कौन है भाई? इसका एग्जाम्पल है शुगर, ग्लूकोज, यूरिया। ओके, तो बेटा यहां यदि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन तो उसी डायरेक्शन में जाएगी ना जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है किधर? हीट इस साइड में एब्जॉर्ब हो रही है, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। दैट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। और यदि मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया, रिएक्शन आगे की ओर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है। यहां आ जाओ, शुगर है प्लस वाटर इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां डेल्टा H पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है, आगे की ओर जा रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पीछे की ओर, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर का इफेक्ट भी सीखा। चलिए बेटा, तो मुझे लगता है कि आपको ये फिजिकल इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको बताए हैं, छोटी छोटी बातें जो आपके साथ शेयर की, आपको बढ़िया लगी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। और वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इस तरीके की बातें मुझे आपके साथ क्या करूं, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तुरंत आप शेयर कर देते हैं, तुरंत आप लोग सब्सक्राइब भी कर देते हैं। ओके, चलिए अब बेटा हम आपको एक क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं। हम क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइएगा टेम्परेचर के चेंज करने से लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है या कम हो जाता है? और बच्चे बढ़िया आतुर हो रहे हैं आंसर देने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। और शायद हर बच्चे एक सही आंसर के लिए हाथ उठा रहा है, और शायद जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा आतुर हो रहे हैं कि सही। यदि इतने आतुर हैं तो आप कम से कम वहीं पे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चे ने बहुत जल्दी से आंसर दिया था। पहले बात तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम बात करते हैं H2O लिक्विड, और मैं बात करता हूं H2O वेपर की, और यहां ठीक है डेल्टा H इसका पॉजिटिव है, और वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PH2O, यानी कि जो इक्वल टू KPV है। ओके, यदि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, और भैया यदि रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई तो सीधी सी बात है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बैकवर्ड तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरा आपके सामने है। ऐसा हुआ कि ये एक इक्वेशन है 700 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, यानी कि ए पर जब इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ओके, PA इज इक्वल टू P1 और PB इज इक्वल टू P2। ओके, इसका मतलब तो ये है बेटा कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि दिस इज KP 700 और ये क्या है बेटा KP 1000। सीधा सीधा यही मतलब है, क्योंकि सॉलिड का तो नहीं है, गैस है, तो गैस का जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर वही उसका KP हो जाएगा। तो भैया बात तो समझ में आती है। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर के बढ़ाने से KP आपका बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से यदि KP बढ़ रहा है तो भैया फिर ये रिएक्शन कैसी होगी? दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम बना हुआ है सॉलिड और लिक्विड के बीच में, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड विल चेंज प्रेशर से, may increase, will not change, increase, may increase or decrease depending on the nature, will increase, will decrease, क्या आंसर होगा? और यदि आपने आंसर निकाल लिया हो तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंसर निकाल लिया है। और हमने अपने नोट्स में अभी जब थोड़ी देर पहले मैं क्लास ले रहा था तो मैंने कुछ ऐसा ही कुछ जिक्र भी किया था कि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसकी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। फिलहाल मैं अब फिर से बताता हूं क्योंकि बेटा ये इक्विलिब्रियम है दिस, ओके। और यहां जो सॉलिड है, सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक वो सॉलिड जिनकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है, एक वो सॉलिड जिनकी डेंसिटी यानी कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड से, एक वो जहां सॉलिड की डेंसिटी कम होगी लिक्विड से। और मैंने आपसे कहा था
कि वैसे तो देखिए बेसिकली प्रेशर का प्रभाव तब पड़ता है जब हमारे कंपोनेंट में गैस हो। यदि गैस नहीं है तो कंपोनेंट वो प्रभावित होता है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो ज्यादा एक्सपोजर उसको मिलता है। ज्यादा प्रभावित वही होना है जिसका वॉल्यूम ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा उसका होता है जिसकी डेंसिटी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं बात करता हूं किसकी, मैं जैसे सॉलिड है तो वाटर की बात करूं, आइस और वाटर की बात करूं, तो बेटा आइस और वाटर की यदि मैं बात करूं तो सिंपल सी बात नहीं आती समझ में कि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और प्रेशर को यदि मैंने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, प्रेशर को इंक्रीज होने से रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि उधर रिएक्शन चल पड़ेगी जिधर वॉल्यूम कम होता है। सॉलिड आइस का तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, तो रिएक्शन उधर चलना चाहेगी जिधर वॉल्यूम कम है, क्योंकि प्रेशर का प्रभाव वहां पड़ेगा ज्यादा, तो वो प्रभाव से बचना चाहती है, उस स्ट्रेस से अपने आप को रिमूव करना चाहती है, तो रिएक्शन आगे की ओर धकेल देगी, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और मैंने आपको भी पिछले लेक्चर अभी थोड़ी देर पहले, यदि इसी वीडियो में पीछे की तरफ जाएं तो वहां आपको मिलेगा, ये डिटेल डिस्कशन मिलेगा। और यहां भी मैंने दोनों बातें आपको कही थी। मुझे इस समय यहां इस चीज को नहीं बताना चाहिए, और मैंने सेम यही क्वेश्चन आपको अभी डिस्कस किया था। तो मे इंक्रीज, इस केस में मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के बढ़ाने से, इस केस में प्रेशर को यदि हम बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो कम, और जबकि यहां प्रेशर को इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ओके।